कहते हैं कि ऊपर वाले ने सभी को एक जैसा बनाया है, चाहे वो जीव जंतु हो, इंसान हो या फिर कोई भी चीज़ हो। लेकिन देखिए, इंसान वो पहला शख्स है जिसमें सोचने समझने की ताकत और उसे कहीं ज़्यादा होती है। लेकिन कई बार अगर इंसान अपनी यही ताकत और सकारात्मक सोच को गलत जगह पर लगा दे, तो तब वो खुद ही अपनी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। कहने का मतलब है कि आज की कहानी इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ एक व्यक्ति अपनी सोच और समझदारी का गलत इस्तेमाल करके एक ऐसी परफेक्ट मर्डर की प्लानिंग करता है जिसे देखने के बाद हर किसी के होश उड़ जाते हैं। यहाँ तक कि इस केस का खुलासा करने में पुलिस प्रशासन भी हैरान रह जाती है कि क्या कोई व्यक्ति इस हद तक भी गिर सकता है, यहाँ तक भी जा सकता है। तो चलिए, आज की ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं, जिसे सुनकर शायद आप भी यकीन ना कर पाएँ, आपके भी मन में कई सारे सवाल पैदा हो जाएं और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएं। तो देखिए, आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक है वो हमारे उत्तर प्रदेश के ज़िला गाज़ियाबाद से है, जहां का एक इलाका लगता है जिसका नाम है लोनी। और हम बात कर रहे हैं सन 2018 की, जहां एक 13 साल की लड़की अपने घर में एक छोटे भाई और माता पिता के साथ रहती थी। यानी परिवार में टोटल 4 लोग थे। लोनी कॉलोनी में ही इनका घर था। और होता क्या है कि इस लड़की को एक लड़के से प्यार हो जाता है, और प्यार भी कुछ इस कदर होता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। फिर ना जाने कैसे इस बात की खबर लड़की के पिता को लग जाती है। उन्हें मालूम पड़ता है तो वो इस बात पर बेहद गुस्सा होते हैं। वो कहते हैं कि तुम कभी भी उस लड़के से नहीं मिलोगी। यानी अच्छे से लड़की को समझाया जाता है, लेकिन लड़की एक ज़िद पर अड़ जाती है। वो कहती है कि मुझे उसी के साथ रहना है, उसी के साथ जीना है, उसी के साथ शादी करनी है, उसी से मिलना है, उसी से बातचीत करनी है। बस इतना कहना था कि लड़की के पिता बार बार उसको समझाने की कोशिशें करते हैं, मगर लड़की उनकी बात पर गौर नहीं करती। और फिर ऐसा होता है कि एक दिन वही लड़की उस लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में होती है। यानी वो उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही होती है, जहाँ पिता अपनी आंखों से ये नज़ारा देख लेते हैं और वो इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उनको इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी ही बेटी को हमेशा हमेशा के लिए ऐसा कदम उठाते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए उसे विदा कर देते हैं। लेकिन देखिए, कहते हैं ना कि अपराध कभी छुपता नहीं है, और ये अपराध भी छुप नहीं सका। पुलिस ने बहुत कम समय में भी इस अपराध का खुलासा कर दिया, इसे सामने लेकर आ गया। फिर उस हत्यारे को, यानी जो लड़की का पिता है जिसका नाम है सुदेश, उसको गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसको दिल्ली की एक मंडौली जेल में भेज दिया। लेकिन देखिए, वो व्यक्ति जेल के अंदर तो चला गया, मगर यहाँ रोज़ रोज़ की एक जैसी शक्लें और जेल की ऊंची ऊंची दीवारें देखकर उसका दम घुटने लगा। तो उसे एक दिन एहसास हुआ कि जो उसने किया शायद वो वाकई गलत था। अगर उसने ऐसा ना किया होता तो वो जेल के अंदर आया ही नहीं होता और उसकी बेटी भी जिंदा होती। खैर, कुल मिलाकर वो अब इस जगह से तंग आ जाता है, क्योंकि वो इस चार दीवारी के अंदर उन तमाम लोगों से बातचीत करता है जो अपराध की दुनिया से गुजर चुके हैं और इस जगह पर आए थे। यानी पुलिस प्रशासन ने उनको यहाँ बंद किया हुआ था। तो देखिए, जब भी वो बात करता था, यहाँ लोग उससे कहते थे कि अब तुम शायद यहाँ से निकल नहीं पाओगे, क्योंकि जो अपराध तुमने किया है वो साबित हो चुका है। इसलिए उसकी तुम्हें जो है वो सज़ा मिलकर रहेगी, और काफ़ी बड़ी सज़ा मिलेगी, शायद उम्र कैद भी हो सकती है। यानी इस तरह से लोग उसको डराया करते थे। और जिसको सुनने के बाद उसे लगता था कि शायद मैं यहाँ से अब कभी भी निकल नहीं पाऊँगा और मेरी ज़िंदगी अब यहीं तक है। क्योंकि देखिए, वो वक्त ऐसा था जब लॉकडाउन भी चालू हो गया था, लागू हो गया था। इसलिए उस दौरान प्रशासन की तरफ से एक आदेश आता है, कोई भी व्यक्ति जेल में आकर कैदियों से मुलाकात नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो। हालांकि इससे पहले उस व्यक्ति की पत्नी उससे मिलने के लिए आती है। कई बार वो आ चुकी थी, मगर अब लॉकडाउन का समय था, तो इसलिए अब घर से कोई भी नहीं आ सकता था। तो अब जाकर उसे और भी ज़्यादा अकेलापन महसूस होने लगा, क्योंकि घर वाले भी मिलने इस समय में नहीं आ रहे थे। वो काफ़ी परेशान हो गया। हालांकि उसने वक्त का इंतज़ार किया, और फिर इसी बीच में जब उसकी पत्नी पहली बार उससे मिलने के लिए आती है, तो वो एक दिन अपनी पत्नी के आगे हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि मुझे यहाँ से कैसे भी करके बाहर निकाल लो। और बस इतना कहना था
कि उसकी पत्नी अपने पति को बचाने के लिए कोर्ट में एक अर्जी लगाती है, जहां वह जहां वो पैरोल अप्लाई करती है। आखिरकार उसकी सिफारिश एक्सेप्ट कर ली जाती है, जिसके बाद 2021 को आखिरकार इस व्यक्ति को पैरोल पर ज़मानत मिल जाती है और उसके बाद ये बाहर आ जाता है। लेकिन देखिए, जब जैसे ही ये जेल से बाहर आता है तो ये अपनी एक अच्छी खासी साधारण ज़िंदगी की शुरुआत दोबारा से करने लगता है। यानी आसपास के लोग इसको देखकर चौंक जाते हैं कि चलो, जेल जाने के बाद अब ये सुधर गया है और इसे एहसास है इसने जो किया, क्योंकि ये अपनी ही बेटी का मर्डर करने के चक्कर में जेल गया था। कुल मिलाकर फ़िलहाल ये अपनी शराफत की ज़िंदगी अब जी रहा था। मगर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया तो अचानक इस व्यक्ति के दिमाग में एक ऐसी खुराफाती प्लानिंग आती है, और वो पहले से ही चल रही थी, जिसको कोई भी भांप नहीं सका। और ऐसी प्लानिंग जिसे सुनने के बाद शायद आप भी यही कहेंगे कि क्या कोई व्यक्ति इस हद तक गिर सकता है। तो दरअसल होता यह है, तारीख थी 19 नवंबर की शाम। अचानक घर से लापता ये हो जाता है, और जहां लोनी के पास दिल्ली क्षेत्र पड़ता है, जिसकी दूरी लगभग 3.5 किलोमीटर है, तो ये वहाँ एक करावाल नगर में पहुँच जाता है, जहाँ जाने के बाद ये देखता है कि वहाँ कुछ मज़दूरों का जमघटा लगा हुआ है। यानी वहाँ सभी मज़दूर अपने अपने काम के लिए आए हुए हैं। तो देखिए, ये उन सैकड़ों लोगों की भीड़ में से एक चेहरे की तलाश करता है, एक चेहरे को ढूंढता है। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये तलाश भी उसकी करता है, जिसका चेहरा बिल्कुल दिखने में उसके जैसा हो, कद काठी भी बिल्कुल उसके जैसी हो। कुछ इसी तरह से ये एक आदमी से पूछता है कि क्या तुम राज मजदूरी का काम जानते हो। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे ये काम अच्छे से आता है, मैं जानता हूँ। इस पर यह कहता है कि हमारे घर की जो छत है उसमें कुछ कमी है, तुम्हें वो ठीक करनी होगी। इस पर जो भी आपकी दिहाड़ी होगी, जो भी पैसे होंगे, वो मैं आपको रोज़ दे दिया करूँगा। अब देखिए, जब ये सुदेश उस मज़दूर को अपने घर लेकर आता है तो यहाँ ये पहले दिन भर उससे अपने घर की छत ठीक कराता है, और जब छत की मरम्मत हो जाती है उसके बाद ये उसको खाने पीने का भी अच्छे से ख्याल रखता है, उसे खाना देता है, पीने के लिए देता है। ये दिखाता है कि जैसे ये वाकई बहुत अच्छा और रहम दिल इंसान है, शरीफ इंसान है। हालांकि वो मज़दूर इस बात से बिल्कुल अनजान था कि इस सुदेश की हिस्ट्री क्या है, वो मिजाज में कैसा है। हालांकि उस दिन मज़दूर को काम करते करते शाम हो जाती है। फिर ये उस मज़दूर के लिए अच्छे अच्छे से खाने का इंतज़ाम करता है, अच्छे खाने बनवाता है। यानी एक तरह से यहाँ मज़दूर की कुछ ऐसी सेवा हो रही थी जैसे कोई बाप अपने दामाद के लिए खातिरदारी करता है। और इतना ही नहीं, बल्कि वो मज़दूर भी देखकर हैरान था कि आखिरकार कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है, इतना रहम दिल भी हो सकता है, जो मज़दूरों की इतनी खिदमत करे, इतनी खातिर करे, उसको अच्छे से खाना खिला सके। खैर, पूरा दिन गुजर जाता है। सुदेश उस दिन मज़दूर को अपने घर पर ही रोक लेता है। वो उससे कहता है कि आज तुम कहीं मत जाना, क्योंकि उस व्यक्ति को शराब पीने की भी आदत थी। वो शराब का शौकीन था, शराब का आदी था। इसलिए सुदेश शराब का भी उसको लालच देता है, जिसके बाद ये दोनों बैठकर तसल्ली से रात के लगभग 8 बजे के आसपास दोनों मिलकर शराब पीते हैं। और फिर शराब पीने के बाद अचानक उसकी पत्नी, जो कि मौके पर मौजूद होती है, वो यहाँ उसको पीछे से एक डंडा मारती है। इसके बाद मज़दूर फ़ौरन ही बेहोश हो जाता है। तो देखिए, यहाँ ये पति और पत्नी मिलकर उस व्यक्ति को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाने के लिए लाए थे। साथ ही उसका चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ दिया जाता है ताकि उसकी पहचान न हो सके। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले सुदेश नाम के इस व्यक्ति ने मज़दूर को अपने जूते और कपड़े पहनाए थे, जिस पर मज़दूर ने पूछा भी था कि साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मुझे अपने कपड़े और अपने जूते क्यों पहना रहे हैं? आपने मेरी मज़दूरी के पैसे भी दे दिए हैं। लेकिन इस पर सुदेश उससे कहता है कि कोई बात नहीं, कपड़े भी रख लो, अच्छे कपड़े हैं, पहन लेना, और पैसे भी, क्योंकि अगर तुम मेरे कपड़े पहनोगे तो मुझे दिल से खुशी होगी। जबकि ये सच नहीं था, क्योंकि इसका एक ही मकसद था कि बस उस व्यक्ति को अपने जैसा बनाना है, अपने जैसा हुलिया देकर तैयार करना है। फिर होता क्या है कि यहाँ देखिए, मज़दूर जिसकी उम्र लगभग 36 साल के आसपास थी और सुदेश की उम्र लगभग 38 साल थी, इसकी पत्नी की उम्र लगभग 35 साल थी। तो ये दोनों हम उम्र होने की वजह से दिखने में भी बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। चेहरा क्योंकि पूरी तरह से उसका बिगड़ चुका था, इन्होंने मारा ऐसे था। तो यहाँ सुदेश उस मज़दूर को अपनी साइकिल पर बिठाता है, जहाँ जाकर वो उसकी लाश को
एक लोनी के खाली प्लॉट के अंदर फेंक देता है। साथ ही उसके ऊपर वो पेट्रोल छिड़क कर आग भी लगा देता है। अब जब आग लग जाती है तो वो काफ़ी हद तक जल जाता है। फिर ये सारा नज़ारा वो वहीं साइड में छुप कर देख रहा होता है। आपको बता दें कि ये 20 नवंबर की शाम का वाक़या था, जब ये सुदेश अपना पूरा काम ख़त्म करके घर वापस लौट आता है। लेकिन थोड़ी ही देर में आसपास के लोगों को इसके जलने की बदबू आने लगती है, क्योंकि आग बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो लोग समझ जाते हैं कि कोई व्यक्ति शायद जल रहा है। बस यही देखने के लिए जब आसपास के लोग वहाँ जाकर देखते हैं, तो वो देखते ही फ़ौरन हक्का बक्का रह जाते हैं। फ़ौरन ही पुलिस को इस बात की सूचना दी जाती है कि यहाँ किसी व्यक्ति की हत्या करके उसका शव जलाया गया है। बस इतना सुनते ही पुलिस फ़ौरन घटनास्थल पर पहुँचती है और सबसे पहले उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश की जाती है। वो सोचते हैं शायद ये ज़िंदा है। हालांकि वो बच तो नहीं पाता, लेकिन अर्ध जला हो जाता है, यानी कपड़े तो काफ़ी हद तक उसके जल जाते हैं, लेकिन शरीर पूरी तरह से नहीं जल पाता, क्योंकि वो उल्टा लेटा था, जिसकी वजह से पुलिस उसकी पहचान करती है। वो समझ जाती है कि किसी ने इसकी हत्या करके इसको यहाँ पर डाल दिया है और उसके बाद आग लगाई गई है। एक और बात आपको बता दें कि जब यहाँ भीड़ इकट्ठा होती है तो इस भीड़ के हिस्से में ये सुदेश भी शामिल होता है। वो एक अनजान व्यक्ति की तरह वहाँ खड़ा रहता है, जिस पर किसी को शक नहीं होता। खैर, पुलिस जब उस लाश की तलाशी लेती है तो उसकी जेब से एक आधार कार्ड पुलिस को मिलता है, जो कि ऐसी चीज़ में लिपेटा गया था ताकि वो जल ना सके। और वो आधार कार्ड भी इस सुदेश का होता है जिसने उसकी हत्या की थी। अब आधार कार्ड के हिसाब से पुलिस उसकी तलाश में जुट जाती है। उसके एड्रेस पर फ़ोन किया जाता है, जहां सुदेश की पत्नी रोती चिल्लाती हुई यहां पर आती है कि हाय, मेरे पति को किसने मार दिया। यानी अपने पति को लेकर वो एक रोने का झूठा ड्रामा रचती है, जिससे पुलिस वाले उसको दिलासा देते हैं। पुलिस वाले भी थोड़ा अपसेट हो जाते हैं। आप परेशान मत हों, वो कहते हैं, जिसने भी आपके पति की हत्या की है, हम जल्द से जल्द उस अपराधी को गिरफ्तार कर लेंगे। और इस तरह से पुलिस उसको शांत करती है, दिलासा देती है। इसके बाद जब लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो आखिरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित होता है कि पहले इस लाश को किसी भारी वस्तु से मारा गया है और उसके बाद इसको पेट्रोल के ज़रिए जलाया गया था। तो कुल मिलाकर सारी छानबीन हो जाने के बाद आधार कार्ड के हिसाब से उस व्यक्ति की पहचान सुदेश के नाम पर कर ली जाती है, जहां पुलिस उसकी लाश सुदेश की पत्नी अनुपमा को सौंप देती है। 21 तारीख की शाम को पूरे रीति रिवाज से ये अपने पति का अंतिम संस्कार कर देती है, यानी उस मजदूर का। इसके बाद जब उससे पूछा जाता है कि आखिरकार तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी जिसके चक्कर में तुम्हारे पति की मौत हुई हो, अनुपमा बताती है कि मेरे पति की किसी से दुश्मनी नहीं थी। वो पिछले दिनों जेल में चले गए थे, लेकिन जेल से आने के बाद वो अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे थे, बहुत अच्छे से जी रहे थे। ना जाने किसने मेरे पति के साथ ऐसा कर डाला। उसने रो रो कर एक तरफ से पुलिस को झूठी कहानी सुनाई, तो पुलिस को भी एक बार के लिए यकीन हो गया कि वाकई इस महिला के साथ गलत हुआ है। पहले बेटी चली गई और अब पति चला गया। फिर 21 नवंबर से लेकर जब पुलिस इस मामले की गहराई से जांच पड़ताल में जुटती है तो पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल पाती। पुलिस परेशान हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे इस घटना को हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका था और हत्यारे का कुछ भी पता नहीं चल पाता। पत्नी भी घर को बचाने की प्लानिंग कर रही थी ताकि यहाँ से कुछ वो बचा कर ले जाए। जो असली कातिल है, असली आरोपी है, वो अभी मरा नहीं था, बल्कि उसका तो हमशक्ल बनकर किसी दूसरे व्यक्ति का कत्ल किया गया था, जिसके पीछे असली मकसद ये था कि वो व्यक्ति समाज में, मीडिया में और पुलिस प्रशासन में ये मैसेज देना चाहता था कि सुदेश कुमार मर चुका है। उसकी मौत के बाद उसके जो बच्चे हैं वो यहाँ अकेले रहकर क्या करेंगे। इसलिए ये उसकी एक सोची समझी प्लानिंग थी और वो बाहर पूरी फैमिली शिफ्ट हो जाती। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे से लेकर उसके मोबाइल की लोकेशन तक पूरी डिटेल निकलवाई, मगर अभी तक पुलिस को कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिल पाया जिससे कि इस केस का खुलासा हो सके। लेकिन जैसे जैसे समय गुजर रहा था, वक्त बीत रहा था, तो अचानक 10 दिसंबर को लोनी का ही एक व्यक्ति उसको आते जाते देख लेता है। वो सोचता है कि 20 दिसंबर की रात को जिसका मर्डर हो गया था, जो मर चुका था, आखिरकार वो जिंदा कैसे हो गया। वो डर कर वहाँ से भागता है, भूत भूत चिल्लाता हुआ। लेकिन वो देखने के बाद थोड़ा सा संभलता है और पुलिस को इस बात की सूचना देता है।
और इतनी ही देर में सुदेश वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जब अगली सुबह होती है तो ये भागने की तैयारी करता है, जहाँ फ़ौरन ही पुलिस उसके घर जाती है और उसको गिरफ्तार कर लेती है, दबोच लेती है। साथ ही यहाँ के एसपी देहात 12 दिसंबर को उसकी पत्नी को भी अपने पास बुलाती हैं। वो उससे पूछते हैं कि आप सच बता दो। तब वो कहती है कि साहब सच क्या है, ये तो आप मुझे बताइए। मेरे पति के हत्यारे को आप अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं और उल्टा मुझे ही आकर आप सवाल कर रहे हैं मुझसे, आप कैसी कैसी ये बातें कर रहे हैं। तब एसपी साहब कहते हैं कि देखो, हमने हत्यारे को पकड़ लिया है और अगर आपको यकीन ना हो तो आप सामने देख लो। यानी जब यहाँ पर उसके सामने हत्यारे को लाया जाता है तो वो हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका ही पति सामने था, जिसे देखकर वो हैरान, फिर से दोबारा से हैरान हो जाती है, एक्टिंग करती है, यानी झूठा ड्रामा करने की पूरी पूरी कोशिश करती है। लेकिन इस बार पुलिस उनको नहीं बख्शती, क्योंकि उन दोनों पति पत्नी ने मिलकर एक गरीब मजदूर की जिस तरह से हत्या की थी, वो मजदूर कोई और नहीं, बिहार ज़िले का रहने वाला था, रविदास उसका नाम था, और गाँव से अपने मजदूरी के लिए दिल्ली आया हुआ था। उसे नहीं पता था कि ये जिस काम के लिए वहाँ पर गया है उसके साथ कोई ऐसी घटना होगी। तो यहाँ जब इसके घर वालों को इसकी खबर मिलती है तो घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि उसके माता पिता आखिरी वक्त में भी अपने बेटे का चेहरा नहीं देख पाए, क्योंकि उसका अंतिम संस्कार हो चुका था। कुछ इस तरह से इन दोनों ने, शातिर पति पत्नी ने मिलकर उस व्यक्ति की हत्या करके उसका ऐसे अंतिम संस्कार किया जैसे कि वो खुद का अंतिम संस्कार कर रहे हों। लेकिन एक कहावत है और बिल्कुल सही है कि अपराध को चाहे कितना भी शातिराना अंदाज से क्यों ना किया जाए, अपराध कभी छुपता नहीं है, वो एक ना एक दिन दुनिया के सामने आकर खड़ा ही हो जाता है। हाँ, तब मुश्किल हो सकती थी अगर उसका पड़ोसी उसे उस दिन नहीं देख पाता और वो शोर न मचाता, शायद ये केस कभी खुल ही नहीं पाता। तो देखिए, इस तरह से यहाँ एक सुदेश नाम के व्यक्ति ने अपने ऊपर से इल्ज़ाम हटाने के लिए समाज के सामने जो शराफत का मुखौटा पहना था वो ज़्यादा दिन तक उसके चेहरे पर टिक नहीं पाया, जिसके तहत पुलिस ने इन दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार करके गंभीर से गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कड़ी सज़ा दिलाने का वादा किया है। अब देखिए, अगर वो चाहता तो अपने बुरे इल्ज़ामों को हटाने के लिए अच्छा रास्ता भी पकड़ सकता था, लेकिन उसने दोबारा से अपराध के ही रास्ते को चुना। एक तो पहले वो कातिल था और जिसकी सज़ा अब इन दोनों पति पत्नी को मिलकर ही भुगतनी पड़ेगी। लेकिन उस गरीब मजदूर का क्या, जो बेचारा रोज़ी रोटी कमाने के लिए अपने गांव को छोड़कर, एक तसल्ली लेकर, एक अरमान लेकर, अपने घर वालों को अकेला छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को अकेला छोड़कर किसी दूसरे शहर में आकर बसा था रोज़ी रोटी कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए। मज़दूरों को मिलता क्या है, 600 या 700 रुपये दिन में मिलते हैं। तो उन 600-700 रुपये के चक्कर में एक मज़दूर को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। बहुत अफसोसनाक ये कहानी है, क्योंकि आजकल के जो लोग हैं, आजकल का जो कह दें जो अपराध का जो एक सर्किल है, जो अपराधी होते हैं वो कभी भी ये नहीं सोचते कि सामने वाला कैसा है, किस हालात में है, किस तरह से वो जी रहा है, उसके बच्चे कैसे हैं, गरीब परिवार से है या अमीर परिवार से है। अगर किसी को किसी का कत्ल करना होता है तो वो ये सारी बातें बिल्कुल नहीं सोचता, बस वो कर देता है। तो ये थी अजीबो गरीब कहानी। इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।